हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सब्जेक्ट हम कर रहे हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और टॉपिक है हमारा एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। लास्ट लेक्चर तक हमने एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स डिफाइन कर लिया था, उनके लिए हमने फार्मूलाज देख लिए थे कैसे हम लिखते हैं। तो आपने ये कहा कि एनर्जी कोई सिग्नल साइमल्टेनियसली एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए हमने रीज़न क्या देखा कि जो एनर्जी सिग्नल्स हैं उनको एनर्जी सिग्नल्स आप कहते किनको हैं, जिनकी एनर्जी फाइनाइट हो। ऐसे ही पावर सिग्नल आप किनको कहते हैं, जिनकी पावर की वैल्यू फाइनाइट हो। तो हमने ये देखा था कि अगर किसी सिग्नल में एनर्जी फाइनाइट है, मतलब अगर वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल है, तो उसके लिए अगर एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट है, सिग्नल अगर एनर्जी सिग्नल है, तो उसमें पावर की वैल्यू जीरो होगी, इसलिए हम उसको पावर सिग्नल नहीं कह सकते। ऐसे ही अगर कोई सिग्नल पावर सिग्नल है, मतलब अगर उसमें फाइनाइट पावर है, तो एनर्जी इनफाइनाइट होगी। ये चीज़ें हम देख चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर तक। इसके बाद फिर आपने ये देखा कि नॉर्मली एनर्जी सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स आते हैं, जो फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाले सिग्नल्स हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी फाइनाइट होना चाहिए। या फिर अगर वो इन्फिनिटी ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो सिग्नल्स कैसे होने चाहिए, डिकेइंग वैल्यू के सिग्नल्स होने चाहिए, जिनकी वैल्यूज टाइम के साथ डिक्रीज हो रही हैं ऑन आइदर साइड। या तो हम पॉजिटिव साइड में देखें टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तो भी वो सिग्नल डिक्रीज होकर जीरो होना चाहिए, या फिर अगर वो नेगेटिव साइड में एक्सटेंडेड है इन्फिनिटी तक, तो भी उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए एट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो ऐसे जो डिकेइंग नेचर के सिग्नल्स हैं, या फिर जो फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाले फाइनाइट एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल्स हमने देखा था, वो कौन से सिग्नल्स होंगे, एनर्जी सिग्नल्स होंगे। ऐसे ही पावर सिग्नल्स आपने क्या कहा, जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स हैं वो सभी पावर सिग्नल्स होंगे। लेकिन इसका कन्वर्स हमने देखा था ट्रू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो वो पावर सिग्नल नहीं हो सकता। जैसे हमने देखा था यूनिट स्टेप फंक्शन, वो पीरियोडिक नहीं है, फिर भी उसके पावर की वैल्यू फाइनाइट है और वो सिग्नल कैसा है, एक पावर सिग्नल, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर कोई सिग्नल है जो पीरियोडिक नहीं है, लेकिन अगर वो इन्फिनिटी टाइम पर अगर हम देखें और उसकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी भी नहीं हो रही है मैग्नीट्यूड, और जीरो भी नहीं हो रहा है, मतलब अगर किसी दो लिमिट्स के बीच में या तो एक्सकर्जन है उसका, या फिर वो वैल्यू अगर कांस्टेंट है, तो वैसे सिग्नल्स भी हमारे पावर सिग्नल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम आज और एक्सटेंड करेंगे, कुछ और हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स के लिए, और इसके बाद फिर हम एनर्जी और पावर इन दोनों पर कुछ पैरामीटर्स का इफेक्ट देखेंगे। जैसे टाइम स्केलिंग का क्या इफेक्ट होगा, एम्पलीट्यूड चेंज करने का क्या इफेक्ट होगा, टाइम में शिफ्ट अगर हम कर दें तो एनर्जी एंड पावर पर क्या इफेक्ट होगा उसका। तो ये सभी चीज़ें आज हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स में। तो शुरू करते हैं हम। जैसे हमने देखा था कि अगर हम पावर डिफाइन करते हैं किसी सिग्नल के लिए, जैसे पहले अगर हम एनर्जी देख लें, कोई सिग्नल है अगर एक्स ऑफ टी, तो उसके लिए आपने एनर्जी की वैल्यू लिखी ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी। देखिए, अगर सिग्नल रियल सिग्नल है तो वहाँ पर आप ये मैग्नीट्यूड नहीं भी लिखें तो सेम वैल्यू आएगी। अगर आप एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी भी लिखेंगे तो वो वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर कोई सिग्नल कॉम्प्लेक्स है, अगर उसमें इमेजिनरी पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। और पावर के लिए हमने वैल्यू देखी, पावर ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी, इट इज रिटन एज लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू। यहाँ पर भी अगर हम लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख रहे हैं, तो आप इसको माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू लिखें, माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये लिमिट्स माइनस टी बाई टू से टी बाई टू लें, आप इसको माइनस टी से टी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप टोटल टू टी ड्यूरेशन लेंगे तो यहाँ पर भी आपको टू टी लेना होगा। एक फॉर्मूला हमने देखा था, अवॉइड करना है कि आप जीरो टू टी लिमिट्स ना लें। आप सिमेट्रिकल लिमिट अगर लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें जीरो टू टी लिमिट्स लेने पर आपकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी। तो आपको सिमेट्रिकल लिमिट्स लेना चाहिए, या तो माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू विथ 1 अपॉन टी, या फिर माइनस टी टू प्लस टी विथ 1 अपॉन टू टी, ठीक है। इनके थ्रू हमने कुछ सिग्नल्स के लिए देखा। अब जैसे मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज हमारे पास एक सिग्नल है जिसके लिए हमें देखना है कि ये एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा। पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू। सपोज ये टी के रिस्पेक्ट में हमारा कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी। अगर हमने एक ऐसा सिग्नल ले लिया, ये हम जो ले रहे हैं ये क्या है, एक पीरियोडिक ट्रायंगुलर पल्स है, ठीक है। ये पीरियोडिक ट्रायंगुलर फंक्शन है। अगर हमारा, अगर ये एक्सटेंडेड है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सपोज ये एम्पलीट्यूड हमने अगर ये वैल्यू ए शो कर दी, अगर ये पॉइंट्स
-2t एंड सो ऑन। अगर हमारा ये कोई सिग्नल है, अगर हमें इसको देखकर बताना हो कि ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा, कोई भी एनर्जी सिग्नल कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकता। एनर्जी सिग्नल कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा था पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए अगर उसके एक साइकिल में एनर्जी कुछ भी वैल्यू है, कितनी भी कम वैल्यू है, तो पीरियोडिक सिग्नल्स में इनफाइनाइट साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो टोटल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जैसे ही आपको सिग्नल पीरियोडिक दिखा, तो इतना तो आप यहाँ से देखकर ही कह सकते हैं कि ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं होगा, ये एक पावर सिग्नल होगा। अगर ये पावर सिग्नल है तो अब हमें इस सिग्नल के लिए कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ इट्स पावर। ठीक है, तो पावर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है P ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो टर्म आप यूज़ करते हैं, ये आप उनके लिए यूज़ करते हैं जो पीरियोडिक नहीं है, वहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब अपने आप को वो इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट करेंगे। लेकिन अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल गिवन है तो आपको ये टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नहीं लें तो भी हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिए देखें, हमें कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेनी है, फ्रॉम -t/2 टू +t/2। इस बीच में अगर हम अपने फंक्शन को डिफाइन करना चाहें, अगर हम जनरल वे में इस x ऑफ t को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, तो हम x ऑफ t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x ऑफ t इज इक्वल्स टू, हमें -t/2 से +t/2 ये एक टाइम पीरियड का इंटरवल कंसीडर करना है। तो अगर हम -t/2 से लेकर 0 तक अगर हम सिग्नल को देखें, तो इसका डाउनवर्ड स्लोप है, ये हमारा अपवर्ड स्लोप है। हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बस लिखनी होगी, हम इस xt को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, m स्लोप की वैल्यू है। अगर आप इस लाइन का स्लोप देखें तो इसके स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल y अपॉन डेल एक्स। t/2 से 0 तक ये t इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है, ये डेल एक्स एक्सिस है, आपने कितना मूव किया। अगर हम डेल एक्स की वैल्यू देखें तो 0 माइनस t/2, हम 0 तक आ रहे हैं कहाँ से चलकर, -t/2 से। तो डेल एक्स की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर हमारा, वो कितना है, 0 माइनस ऑफ -t/2। और हम वैल्यू में कितना डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू a है और डिक्रीज होकर वैल्यू कहाँ तक आ गई, 0 तक। मतलब अगर हम डेल y देखें तो वैल्यू कितनी है, 0 माइनस a, सॉरी इट इज, ठीक है, 0 माइनस a। फाइनल वैल्यू जो हमारी वो 0 है। इनिशियली हम कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने a से। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखें, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ 2a अपॉन t, ये इस लाइन का स्लोप है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, इसलिए साइन हमारा नेगेटिव आना ही था। तो अब हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो m की वैल्यू 2a अपॉन t इंटू एक्स एक्सिस हमारी क्या है, टाइम की एक्सिस, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। इस लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, y एक्सिस में, एट y इज इक्वल्स टू 0, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमने वैल्यू लिखी xt की, ये किसके लिए है, फ्रॉम जब हमारे t की वैल्यू -t/2 से लेकर t जब हमारा 0 के बीच में। ठीक है, ऐसे ही अगर आप xt को डिफाइन करते फ्रॉम 0 टू t, ये दोनों स्लोप इक्वल दिख रहे हैं हमें, जितना ये गेन किया उतने ही टाइम में ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये दोनों स्लोप इक्वल हैं, बस साइन अपोजिट है। यहाँ स्लोप डिक्रीजिंग था, यहाँ स्लोप इंक्रीजिंग है, तो स्लोप की वैल्यू इसकी कितनी आएगी, यहाँ माइनस है स्लोप और यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 2a अपॉन t इंटू टी। अभी भी इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, वाई एक्सिस पर, 0 पे। तो ये हमारी इक्वेशंस हैं, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए आपने लिए हैं, t इन बिटवीन 0 एंड t/2। तो ये x ऑफ t की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा x ऑफ t फंक्शन मिल गया हमें। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, देखिए वैसे भी आपने लिखा था कि जो पावर की वैल्यू होती है, ये पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर वैल्यूड ऑफ RMS। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप पहले कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो हम पावर कैलकुलेट करने से पहले अगर हम इसके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं x RMS ऑफ t, इस xt की RMS वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हैं तो RMS वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, आपने ये देखा था, हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, स्क्वायर ऑफ, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर। अगर ऐसे पढ़ रहे हैं और उल्टा अगर हम पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर फिर मीन फिर उसका अंडर रूट। तो अब पहले आप क्या कीजिए, फंक्शन को स्क्वायर कीजिए, मतलब जो आपका x ऑफ t है उस फंक्शन को स्क्वायर कीजिए, फिर उसका मीन लेना है तो क्या करेंगे, हम एक टाइम इंटरवल के लिए उसको इंटीग्रेट करेंगे और उतने टाइम इंटरवल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो स्क्वायर कर दिया हमने, मीन ले लिया और उसके बाद क्या लेना है,
अंडर रूट लेना है, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इसका अंडर रूट। इसलिए जब आप इसका पावर लिखते हैं तो पावर के लिए अगर हम p ऑफ x लिखा हमने तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x RMS ऑफ t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2 x ऑफ t के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर dt। अब इस इंटीग्रल को हमें दो पार्ट्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा फंक्शन -t/2 से +t/2 तक अलग अलग वैल्यूज हमें डिफाइन कर रहा है। तो इस लिमिट्स को अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखें तो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/t, इसको हम बाहर कर लेते हैं। इस इंटीग्रल को एक बार लिखा हमने -t/2 से 0 तक के लिए, उस बीच में हमारे x ऑफ t फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2a/t इंटू टी, उसका स्क्वायर लिखना है हमें -2a/t इंटू टी, इसका स्क्वायर dt, प्लस फिर दूसरा जो इंटरवल है हमारा 0 से लेकर t/2 तक, उस बीच में हमारे फंक्शन की वैल्यू है 2a/t इंटू टी, दैट इज 2a/t इंटू टी होल स्क्वायर dt। ठीक है, ये ओवरऑल हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप इस वैल्यू को देखें दैट इज इक्वल्स टू 1/t, ये हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो ये जो पूरा टर्म है कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले सकते हैं। ये वैल्यू क्या आएगी, 2a/t का होल स्क्वायर दैट इज 4a² t², और इंटीग्रेट आप किसको करेंगे, t² को। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक बार और, -t/2 से 0 के लिए t² dt एंड प्लस यहाँ से भी वही वैल्यू बाहर आएगी 4a² इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/2, वैल्यू कितनी है, t² dt। देखिए, इसको आप दो पार्ट में ना करके अगर आप यहाँ से देखें, ये कांस्टेंट तो दोनों में है, बाहर कॉमन आ जाएगा। लिमिट्स अगर आप देखें, जो फंक्शन इंटीग्रल के अंदर लिखा है वो फंक्शन सेम है, और लिमिट आप -2/t/2 से 0 और फिर 0 से t/2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब आप ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, -t/2 से लेकर t/2 तक। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, t² को। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये कैसा फंक्शन दिख रहा है आपको, इवन फंक्शन दिख रहा है। इवन फंक्शन का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो हमने इवन एंड ऑड सिग्नल्स में देखा था, इवन का स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन आएगा। और इवन फंक्शन की हमने एक ये प्रॉपर्टी भी देखी थी कि अगर हमें -t/2 से +t/2 अगर हमें किसी इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो ये वैल्यू हमने लिखा था, ये 2 इंटू इंटीग्रेशन हम 0 से t/2 कर लें x ऑफ t dt, ये रिजल्ट हमें सेम देता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये दो पार्ट्स कैलकुलेट ना करके किसी भी एक पार्ट की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वैसे इतना टफ इंटीग्रल नहीं है, आप दोनों पार्ट्स भी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 1/t इंटू 4a² इतना पोर्शन कॉमन ये बाहर आ जाएगा, और ये t² का इंटीग्रेशन t³ डिवाइडेड बाई 3, इसमें पहले वाले में हमें -t/2 से 0 तक लेनी है वैल्यू, फिर दूसरे इंटीग्रल का भी रिजल्ट t³ डिवाइडेड बाई 3, इसमें भी हमें लिमिट जो लेनी है इसमें वो 0 से t/2 तक लेनी है। ओवरऑल वैल्यू अगर आप देखें दैट इज इक्वल्स टू 4a² इंटू जो पहला इंटीग्रल है, अगर आप 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, माइनस जब आप -t/2 पुट करेंगे तो उसका क्यूब क्या मिलेगी वैल्यू आपको, -t³ डिवाइडेड बाई 8, और ये जो 3 कांस्टेंट है ये कांस्टेंट भी आएगा यहाँ इंटू 3। ये आपके फर्स्ट इंटीग्रल का रिजल्ट है। ऐसे ही जब आप सेकेंड इंटीग्रल का रिजल्ट देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, t/2 जब हम पुट करेंगे देन इट विल बी t³ बाई 8 इंटू 3, -0 पुट करेंगे तो 0। तो यहाँ से देखिए आप, ये दोनों रिजल्ट सेम है, ये भी माइनस और माइनस प्लस t³ बाई 24, ये भी t³ बाई 24। तो ओवरऑल जो वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज 4a² इंटू, यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो 2 इंटू t³ डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, ये अब अगर आप देखें ओवरऑल तो ये वैल्यू, ये t³ और t³ कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 8, 8 से ये 24 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से दैट इज पावर p ऑफ x इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये रिजल्ट है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कोई भी ट्रायंगुलर फंक्शन अगर है पीरियोडिक, तो जैसे हमने देखा था साइनसॉइडल सिग्नल्स के लिए कि अगर ए साइन ओमेगा टी है या ए कॉस ओमेगा टी है, तो उसके लिए पावर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही अगर कोई पीरियोडिक ट्रायंगुलर वेव है तो उसके लिए जो पावर की वैल्यू होगी दैट विल बी ए स्क्वायर अपॉन 3। इसीलिए हमने यहाँ पर कोई फंक्शन की वैल्यू 2, 3 और पीरियड 1, 2 नहीं लेकर एक जनरल रिजल्ट के लिए हमने ए और टी पुट किया। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई ट्रायंगुलर पल्स है तो उसके लिए पावर की वैल्यू ए स्क्वायर बाई 3। अब अगर इसी सिग्नल को अगर हम शिफ्ट कर दें, मतलब अगर हम देखना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ टाइम शिफ्टिंग ऑन पावर ऑफ अ सिग्नल, ठीक है, अगर हम इसी वेवफॉर्म को बनाएं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा सिग्नल है x1 ऑफ t दैट इज x ऑफ t माइनस t बाई 2, ये x ऑफ t फंक्शन था। उसके लिए अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं x1 ऑफ t दैट इज x ऑफ t माइनस t बाई 2, अगर आप t बाई 2 से इस फंक्शन को शिफ्ट करेंगे तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा आपको। अगर आप इस फंक्शन को आपने अगर शिफ्ट कर दिया तो अब ये फंक्शन कैसा दिखेगा, देखिए जो ये t बाई 2 का पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। जो ये माइनस टी का पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं हम, माइनस टी बाई 2 का अगर हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो अगर आप प्लस शिफ्टिंग भी लेते तो भी ये सिग्नल आपको ऐसा ही दिखता। कैसा दिखता है ये सिग्नल, ये कुछ ऐसा दिखता, इस टाइप का आपको ये सिग्नल दिखेगा। ठीक है, इधर भी ये एक्सटेंडेड है, टी के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू अभी भी ए है, ये पॉइंट अब ये t बाई 2 का पॉइंट है, ये t है, ये 3t बाई 2 का पॉइंट है, ये 2t है, ये 5t बाई 2 का पॉइंट है एंड सो ऑन। इधर ये वैल्यूज अगर हम देख लें, माइनस टी बाई 2, माइनस टी, माइनस 3t बाई 2, माइनस 2t एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस सिग्नल के लिए अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है, फिर से इस सिग्नल को हम कैसे डिफाइन कर सकते थे, x1 ऑफ t इज इक्वल्स टू, स्लोप की वैल्यू देखिए अभी भी उतनी ही है। अगर हम इस लाइन का स्लोप देखें, अब ये इंक्रीजिंग स्लोप है और ये स्लोप हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग स्लोप है। तो अगर हम माइनस टी बाई 2 से 0 तक के लिए इस सिग्नल को डिफाइन करते तो ये वैल्यू क्या होती है, x ऑफ t इज इक्वल्स टू x1 ऑफ t इज इक्वल्स टू 2a अपॉन t इंटू टी फॉर माइनस टी बाई 2 टू 0 एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a अपॉन t इंटू टी। लेकिन अब जो इंटरसेक्शन है y एक्सिस पर, जो हमारी इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अब ये c की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, y एक्सिस पर इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, एट a, तो इसके साथ हमें और क्या लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह पर क्या लिखेंगे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा a। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में भी स्लोप नेगेटिव है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और c की जगह पर फिर से क्या लिखेंगे आप, a। ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, फ्रॉम 0 टू t बाई 2। अब इस फंक्शन के लिए अगर आपको पावर लिखना था तो आप आरएमएस वैल्यू निकालते और उस आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर कर देते। देखिए इसको हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो अगर हम पावर निकालते x1 ऑफ t के लिए, तो पावर की वैल्यू 1 अपॉन टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई 2 से t बाई 2 के लिए हमने लिमिट्स को ब्रेक कर दिया फ्रॉम माइनस टी बाई 2 टू 0, उस बीच में हमारा ये फंक्शन है। इसके लिए अगर हम लिखें 2a अपॉन टी इंटू टी प्लस a, इस पूरे का होल स्क्वायर dt, और प्लस इंटीग्रेशन 0 टू प्लस t बाई 2, वहाँ ये फंक्शन है माइनस ऑफ 2a अपॉन टी इंटू टी प्लस a का होल स्क्वायर dt। ठीक है, फिर से अगर आप देखें अभी भी जो फंक्शन है हमारा वो इवन फंक्शन है, तो फिर से आप इवन का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब आपको फंक्शन इवन ही मिलेगा। तो ओवरऑल फिर से ये जो दोनों इंटीग्रल्स हैं, इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू सेम आने वाली है। तो आप अलग अलग दोनों पार्ट्स इंटीग्रेट नहीं करके आप चाहें तो सिर्फ किसी भी एक पार्ट की वैल्यू ले लीजिए और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन टी इंटू 2 टाइम्स, इसको अगर हम स्क्वायर कर लें, इसी की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं माइनस टी बाई 2 से लेकर 0 तक,
ए प्लस बी के फॉर्मूले से स्क्वायर कीजिए, 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a अपॉन टी इंटू टी, और a इंटू ए, ये 2a भी लिख रहे हैं तो 2a स्क्वायर इंटू टी, और प्लस बी स्क्वायर की जगह पर फंक्शन आ जाएगा a स्क्वायर dt। आपने क्या किया, दोनों पार्ट्स की जगह पर सिर्फ एक पार्ट को लिया है और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो होंगी वो इक्वल वैल्यूज होंगी। ठीक है, आप इस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे अगर आप इस इंटीग्रल को, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम एज a स्क्वायर अपॉन 3। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये फिर से ये जो रिजल्ट आएगा आपका, वो रिजल्ट कितना आएगा, a स्क्वायर बाई 3। नॉर्मल इंटीग्रल है, 3 पार्ट्स में कर लेना आप इसको। फर्स्ट पार्ट से t क्यूब बाई 3 मिलेगा, सेकेंड पार्ट से टी स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और यहाँ पर t मिलेगी वैल्यू। तो ओवरऑल वैल्यूज कैंसिल आउट होकर फाइनली जो आएगा आपके पास आंसर वो a स्क्वायर बाई 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी सिग्नल को टाइम शिफ्ट कर दिया तो उससे उसके पावर पर कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, इट मीन्स टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग हैज नो इफेक्ट ऑन पावर ऑफ अ सिग्नल। टाइम शिफ्टिंग का कोई भी इफेक्ट सिग्नल के पावर पर नहीं होता। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग हैज नो इफेक्ट ऑन पावर ऑफ अ सिग्नल। अच्छा, ऐसे ही अगर आप एनर्जी पर इफेक्ट देखना चाहते टाइम शिफ्टिंग का, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिग्नल लिया था हमने x ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2t ut। ये फंक्शन देखें अगर आप ग्राफिकली, ये ऐसा फंक्शन था जिसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज हो रही है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आप यहाँ पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने ये देखा था कि ये अगर डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है और नॉन पीरियोडिक है तो ये सिग्नल पावर सिग्नल नहीं होगा, ये क्या सिग्नल होगा, एनर्जी सिग्नल होगा। आपने इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट की थी। एनर्जी के लिए फॉर्मूले से अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो आप लिखते हैं वो यहाँ ut लगा हुआ है, तो वो लिमिट क्या हो गई थी, 0 टू इन्फिनिटी। उस बीच में इसका स्क्वायर दैट इज e टू द पावर माइनस 4t dt, तो ये वैल्यू आपकी ऐसी थी e टू द पावर माइनस 4t अपॉन माइनस 4, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू आ गई थी आपकी 1/4। जब आपने इन्फिनिटी पुट किया तो 0, माइनस जब 0 पुट किया तो 1, तो 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 अपॉन माइनस 4, तो ये वैल्यू आ गई 1/4। अब अगर हम एक दूसरा सिग्नल लेना चाहते हैं, लेट x1 of t is another signal which is related to a signal x of t as x of t minus 2। ठीक है, अगर x of t हमारा ये सिग्नल है तो x of t minus 2 कैसा होगा, t को रिप्लेस कीजिए t minus 2 से, तो क्या वैल्यू मिलेगी, e टू द पावर माइनस 2 इंटू t minus 2 इंटू u of t minus 2। ठीक है, अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये फंक्शन कैसा है हमारा, e टू द पावर माइनस 2t इंटू ई टू द पावर 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। पावर अगर है एडिशन में, मतलब उसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। एक बार ई टू द पावर माइनस 2t इंटू एक बार ई टू द पावर प्लस 4, फिर इंटू यू ऑफ t माइनस 2। ठीक है, अब अगर इस सिग्नल का हम एग्जिस्टेंस देखें, हम एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t होल स्क्वायर dt। ये कहाँ से आया, क्योंकि जो आप लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते तो यहाँ पर टाइम पीरियड इसका t टेंड्स टू इन्फिनिटी, टाइम पीरियड इन्फिनिटी पुट करते तो ये अपर और लोअर लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ जाती। अब अगर हम इस सिग्नल का एग्जिस्टेंस देखें, u ऑफ t माइनस 2, ut सिग्नल हमारा ये u ऑफ t सिग्नल होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, और हमने देखा था कि अगर हम इसको शिफ्ट कर दें 2 टाइम से तो u ऑफ t माइनस 2 कैसा सिग्नल होगा, u ऑफ t माइनस 2 जिसकी वैल्यू 1 है, लेकिन कहाँ से होगी अब ये वैल्यू 1, t इज इक्वल्स टू 2 से। ये सब हम चीज़ें देख चुके हैं, इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो अब ये जो सिग्नल है x1 ऑफ t, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, लेकिन ये सिग्नल स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से स्टार्ट होगा, और एग्जिस्ट कहाँ तक करेगा, इन्फिनिटी टाइम तक करेगा। तो अब अगर हम इस सिग्नल की एनर्जी लिखना चाहें, देयरफॉर ई x1 ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के लिमिट्स अब हम कहाँ से कहाँ तक ले लें, फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। उस बीच में जो हमारा सिग्नल है अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर क्या होगा, e टू द पावर माइनस 4t
इंटू ई टू द पावर 4 का स्क्वायर क्या होगा 8 और dt। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 8 तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर रख सकते हैं। ई टू द पावर -4t का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ई टू द पावर -4t डिवाइडेड बाई -4। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 8। जब आप इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो t टेंस टू इन्फिनिटी पर फंक्शन 0 हो जाएगा, माइनस जब आप 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू e टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई -4, दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर 8 इंटू माइनस ऑफ e टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई -4। टोटल पावर अगर आप मल्टीप्लीकेशन में है ये दोनों वैल्यूज तो पावर ऐड होकर क्या हो जाएंगी वैल्यू -8 + 8 0, और किसी भी चीज़ का पावर 0 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस साइन रहेगा, दैट इज -1 अपॉन -4, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। तो क्या देख रहे हैं हम, x ऑफ t के लिए एनर्जी कितनी थी 1/4 जूल्स, और अगर हमने इसको टाइम में 2 से शिफ्ट कर दिया तो जो हमारा फंक्शन है उसके लिए भी एनर्जी कितनी है 1/4 जूल्स। इसका मतलब हम फिर से क्या कह सकते हैं कि एनर्जी हैज़ नो टाइम शिफ्टिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ अ सिग्नल। तो यहीं पर हम ऐड कर देते हैं कि टाइम शिफ्टिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन पावर और एनर्जी ऑफ अ सिग्नल, ठीक है। तो ये आपके पास ये की पॉइंट आ गया कि अगर आपको x ऑफ t सिग्नल के लिए एनर्जी या पावर पता है तो x ऑफ t माइनस t नॉट की वैल्यू कुछ भी हो, कितने से भी हम टाइम शिफ्ट करें, उसके पावर या एनर्जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे इसी सिग्नल में अगर हम ये हाफ पोर्शन हटा दें, अगर हमारा सिग्नल जो डिफाइंड होता, अगर ये पीरियोडिक नहीं होता, हमने हाफ पीरियड हटा दिया, मतलब अब ये सिग्नल -∞ to 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब उस सिग्नल की वैल्यू कितनी है 0 है। अब ये सिग्नल पीरियोडिक नहीं है, अब ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा। लास्ट लेक्चर में देखा था हमने, अगर कोई सिग्नल इन्फिनिटी ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसकी वैल्यू ना तो 0 हो रही है और ना ही इनफाइनाइट हो रही है, ये सिग्नल कैसा है, a और 0 के बीच में, फाइनाइट लिमिट्स के बीच में इसका एक्सकर्जन हो रहा है। तो अगर कोई सिग्नल फाइनाइट लिमिट्स के बीच में है एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इस सिग्नल को फिर से अगर आप देखें तो कौन सा सिग्नल कहेंगे, पावर सिग्नल। इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सिग्नल कैसा मिलेगा, आपको पावर सिग्नल मिलेगा। आप चाहे तो इसके लिए फिर से वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, पावर की वैल्यू फाइनाइट आएगी, एनर्जी इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। आपने इस टाइप का एक एग्जांपल लिया था sin t ut, मतलब जिसमें हमने ऐसा फंक्शन किया था कि जिसमें ऐसा फंक्शन था, साइन का फंक्शन था, लेकिन वो 0 से इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा था, इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ये पीरियोडिक नहीं था, फिर भी ये कैसा सिग्नल आया था, पावर सिग्नल। सिमिलरली ये भी आपको क्या मिलेगा, एक पावर सिग्नल मिलेगा। अभी हमने देख लिया, अब जैसे आपने ये लिखा कि कोई सिग्नल एक साथ एनर्जी और पावर सिग्नल दोनों नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई सिग्नल ना तो एनर्जी सिग्नल हो और ना ही पावर सिग्नल हो। ऐसी कैटेगरी में नॉर्मली हम जिन सिग्नल्स को रखते हैं, देखिए सिग्नल्स, इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। एक क्लासिफिकेशन और है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सिग्नल्स। बाउंडेड सिग्नल्स किनको कहते हैं, अगर कोई सिग्नल x ऑफ t है, इफ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ t इज लेस देन इन्फिनिटी, मतलब अगर किसी सिग्नल की वैल्यू टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आपको फाइनाइट दिख रही है तो वैसे सिग्नल को हम कैटेगराइज करते हैं इन बाउंडेड सिग्नल्स। ऐसे ही इन्फिनिटी अगर वैल्यू आ जाए, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ t, अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट है तो ऐसे सिग्नल्स को आप नाम देते हैं अनबाउंडेड सिग्नल्स। नॉर्मली हम इनको स्टेबल और इनको अनस्टेबल सिग्नल्स भी कहते हैं, लेकिन अनस्टेबल स्टेबल का अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे डिस्कशन। तो बाउंडेड सिग्नल्स मतलब जिनकी वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी हमें फाइनाइट दिखे, ठीक है। जैसे आपने अभी ड्रॉ किया e टू द पावर -t, ये क्या है हमारा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या हो रही है, फाइनाइट हो रही है। ऐसे दूसरे कोई भी सिग्नल जिनकी वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर फाइनाइट हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी की ही बात करें, ये माइनस इन्फिनिटी भी हम लिख सकते थे। t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट।
जिन सिग्नल्स की वैल्यू टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर इनफाइनाइट नहीं हो वैसे सिग्नल्स को हम कहते हैं बाउंडेड सिग्नल्स। अनबाउंडेड सिग्नल्स मतलब जिनकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा x ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2t ut। अब अगर आप इस सिग्नल को प्लॉट करें, ut लगा है मतलब 0 टू इन्फिनिटी ये सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। t टेंड्स टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू 1, और जैसे जैसे t की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी, अगर 1 पुट किया तो e टू द पावर 2, 2 पुट किया e टू द पावर 4, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये जो वैल्यू है ये क्या है, इंक्रीज हो रही है। अगर हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इस सिग्नल की वैल्यू देखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x ऑफ t की, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हमारा अनबाउंडेड सिग्नल। ठीक है, जैसे आपने लिखा x ऑफ t इज इक्वल्स टू t इंटू ut। ये क्या है, नॉर्मली इसको आप रैम्प फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, r ऑफ t, ये हम देख चुके हैं। इस सिग्नल को भी अगर आप प्लॉट करते विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू 0 है, जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी ये फंक्शन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉलो करेगा जिसका स्लोप यूनिटी है। तो ये t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर हम देखें तो वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये सिग्नल भी हमारा कैसा है, अनबाउंडेड सिग्नल है। ऐसे ही अगर आप ले लें x ऑफ t इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी u ऑफ माइनस टी। u ऑफ माइनस टी मतलब जो ये सिग्नल एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, फ्रॉम u ऑफ माइनस टी लगा मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0 एग्जिस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पर t टेंड्स टू 0 पुट करते तो सिग्नल की वैल्यू आपको 1 मिलती। जैसे जैसे आप t नेगेटिव में पुट करेंगे तो ये माइनस और t की माइनस वैल्यू दोनों मिलकर पॉजिटिव वैल्यूज देंगी। मतलब फिर से t टेंड्स टू आप अगर नेगेटिव साइड में जैसे जैसे जाएंगे तो सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो कैसा दिखेगा आपको ये सिग्नल, फिर से इस टाइप का ये इंक्रीजिंग नेचर का सिग्नल दिखेगा। t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये सभी जितने भी सिग्नल्स हैं ये सभी सिग्नल्स क्या हैं, अनबाउंडेड सिग्नल्स हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आप पावर की वैल्यूज देखें तो पावर की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, और अगर पावर 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू मिलती है आपको तो उसकी एनर्जी कितनी आती, इनफाइनाइट। तो पावर ही अगर इन्फिनिटी है तो एनर्जी तो इनफाइनाइट होगी ही। तो इसलिए ऐसे जितने भी सिग्नल्स हैं जो अनबाउंडेड सिग्नल्स हैं ये सभी कौन से सिग्नल्स हैं, दीज आर नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स। ठीक है, दीज आर नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल्स जिनकी वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट हो जाए, आइदर पॉजिटिव साइड में देख लें या नेगेटिव साइड में देख लें, कहीं भी अगर सिग्नल इनफाइनाइट हो रहा है तो ऐसे सिग्नल्स ना तो पावर सिग्नल्स होंगे और ना ही एनर्जी सिग्नल्स होंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसे पावर के लिए अभी आपने देखा जो नॉर्मल हम फॉर्मूला हमने लिखा वो फॉर्मूला कहाँ से लिख रहे थे हम, पावर इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू का होल स्क्वायर। तो RMS वैल्यू अगर कोई सिंगल साइनोसॉइडल सिग्नल है तो उसके लिए बहुत इजीली देख लिया आपने, जैसे x ऑफ t अगर होता a साइन ओमेगा t, तो इसके लिए जो RMS वैल्यू होती है इसकी x RMS ऑफ t इज इक्वल्स टू a बाई रूट 2। तो इसलिए जो पावर निकला वो पावर की वैल्यू क्या आई, a स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर कर दिया आपने। अब हो सकता है कोई सिग्नल DC और एक से ज़्यादा साइनोसॉइडल सिग्नल से मिल करके बना होगा। ठीक है, तो जैसे अगर x ऑफ t आपका अगर इस नेचर का सिग्नल है a प्लस AM1 साइन ओमेगा t प्लस AM2, अच्छा यहाँ भी मैं ओमेगा 1t AM2 साइन ओमेगा 2t एंड सो ऑन, ऐसा अगर कोई सिग्नल, ठीक है, जो ये हमारी DC वैल्यू है, ये जो है हमारा ये क्या है, इट इज DC कंपोनेंट, और ये जो सिग्नल्स हैं हो सकता है इन सब में फ्रीक्वेंसीज सेम दिखें, हो सकता है फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ऐसे किसी सिग्नल के लिए अगर आपको RMS वैल्यू लिखनी है तो x RMS ऑफ t, इसकी वैल्यू आप लेते हैं अंडर रूट ऑफ जो DC पार्ट है उसका सिंपल स्क्वायर कर दीजिए प्लस जितने भी साइनोसॉइडल पार्ट्स हैं उनकी RMS वैल्यू का स्क्वायर। तो इस सिग्नल की RMS वैल्यू क्या होगी, AM1 एम्पलीट्यूड है डिवाइडेड बाई रूट 2, इसका स्क्वायर
प्लस AM2 डिवाइडेड बाई √2 इसका स्क्वायर। ऐसे जितने सिग्नल्स हैं, ज़रूरी नहीं है सारे साइन के फंक्शंस हों, कॉस हो सकता है, साइन हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकती हैं वैल्यूज़। ये सारी फ्रीक्वेंसीज हो सकता है सेम फ्रीक्वेंसीज लिखी हों या हो सकता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लिखी हों, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल जो आरएमएस वैल्यू होगी वो क्या होगी, डीसी पार्ट का स्क्वायर प्लस इंडिविजुअल जितने भी साइनसॉइडल सिग्नल्स हैं उन सभी के आरएमएस वैल्यूज़ का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। और फिर इस सिग्नल का पावर चाहिए तो आप क्या करेंगे, फिर से P ऑफ x इज इक्वल्स टू x RMS ऑफ t, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है इस वैल्यू का आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। एक एग्जांपल जैसे अगर हम ले लें x ऑफ t इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 साइन 500 पाई t प्लस 8 कॉस 300 पाई t। ठीक है, ऐसा कोई भी सिग्नल अगर हमारे पास है और इसके लिए हमें लिखना है फाइंड पावर ऑफ x ऑफ t। ठीक है, हो सकता है ये भी लिखा होता कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज एन एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल। तो हम देख चुके हैं कि अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल से मिलकर सिग्नल बन रहा है तो वो पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। यहाँ पर हमने देखा दोनों में पाई है, मतलब ये सिग्नल पीरियोडिक होगा। डीसी पार्ट से पीरियोडिसिटी को फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये ओवरऑल जो सिग्नल है ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। तो अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो एनर्जी सिग्नल तो हो नहीं सकता, ये पावर सिग्नल होगा। और इसके लिए अगर आप पावर लिखते तो इस फॉर्मूले से पावर इज इक्वल्स टू क्या लिखते आप, अगर आप आरएमएस वैल्यू लिखते तो इसका अंडर रूट होता। ठीक है, पहले आप आरएमएस लिख लीजिए। अगर यहाँ हम x RMS ऑफ t लिखना चाहते तो RMS वैल्यू क्या होती, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 बाई √2 का स्क्वायर प्लस 8 बाई √2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 8 प्लस 64 अपॉन 2 दैट इज 32। तो ये वैल्यू जो आ गई इट इज अंडर रूट ऑफ 56। ठीक है, ये वोल्ट्स में होगी वैल्यू। फिर आपके पास वोल्ट्स या एम्पेयर जो भी है वैल्यू, इसके बाद जब आप करेंगे तो देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू आपको क्या लेना है, इस आरएमएस का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 56 का स्क्वायर मतलब क्या आएगी वैल्यू, 56 वाट्स। ठीक है, तो कोई भी आपके पास सिग्नल है, अगर साइनसॉइडल सिग्नल है या पीरियोडिक सिग्नल है, तो बेस्ट जो मेथड है पावर फाइंड करने का वो क्या है, आप उसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और आरएमएस वैल्यू का फिर स्क्वायर ले लीजिए। यहाँ पर नॉर्मलाइज पावर लेते हैं, इसलिए अगर ये V है या I है तो V स्क्वायर बाई R या I स्क्वायर इंटू R, वो वैल्यू सिंपल इस मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर की वैल्यू आपको इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने पावर और एनर्जी सिग्नल्स देखे। अब हम जैसे हमने अभी टाइम शिफ्टिंग का इफेक्ट देखा, ठीक है, अब अगर हम टाइम स्केलिंग का इफेक्ट देखना चाहते हैं ऑन एनर्जी एंड पावर ऑफ अ सिग्नल, टाइम स्केलिंग ऑन पीरियोडिसिटी एंड पीरियड। देखिए, हम टाइम स्केलिंग का इफेक्ट देख रहे हैं, बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहला इफेक्ट हमने लिया ऑन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिसिटी एंड पीरियड। सपोज हमारे पास कोई x ऑफ t ऐसा सिग्नल था, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये कोई सिग्नल है जो -10 वोल्ट से +10 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है। अगर ये पॉइंट्स लिख लिया हमने, सपोज ये 8, 16, 24, 32, ये t इज इक्वल्स टू 0 है, -8, -16 एंड सो ऑन। अगर अभी कोई इस सिग्नल का पीरियड पूछे तो सिग्नल का पीरियड कितना है, जैसे ये चीज़ यहाँ पर 10 वोल्ट है वैसे ये 10 वोल्ट कांस्टेंट, -10 वोल्ट, फिर ये चीज़ 10 वोल्ट कहाँ हो रही है, t इज इक्वल्स टू 16 पर। तो मतलब इस सिग्नल का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू कितनी है वैल्यू, 16। अब अगर हम इस सिग्नल को 2 से स्केल्ड कर दें, ठीक है, अगर हम इसके नीचे ड्रॉ करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं x ऑफ 2t, तो आप टाइम स्केलिंग कैसे करते हैं, जितनी भी एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं उस लिमिट में आप टाइम स्केलिंग का जो फैक्टर है, स्केलिंग फैक्टर अल्फा, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइडेड हो जाएंगे। तो ये 2 से डिवाइडेड होने के बाद ये आपको कैसा दिखेगा सिग्नल, ये इस टाइप का आपको सिग्नल मिलेगा। अगर आपने सारे पॉइंट्स को 2 से डिवाइड कर दिया है, मतलब अब ये जो 8 था ये 4, 8, 12,
16, ऐसी ही आपको वैल्यूज दिखेंगी, -4, -8 एंड सो ऑन। अब इस सिग्नल के लिए अगर हम देखें तो क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है? जैसे ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा था फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और अपने आप को रिपीट कर रहा था, तो हमने कहा ये पीरियोडिक है। अभी भी ये सिग्नल -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है और अभी भी ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन के बाद रिपीट कर रहा है, मतलब ये सिग्नल भी पीरियोडिक होगा। लेकिन पहले इसका पीरियड 16 था, अब ये अपने आप को कितने ड्यूरेशन के बाद एग्जिस्ट कर रहा है? अगर हम अब इसका पीरियड देखें तो अब अगर सपोज हमने इसको टी डैश कहा तो टी डैश की वैल्यू कितनी है? 8। मतलब क्या देख रहे हैं हम? अगर हमने 2 से स्केलिंग की तो पीरियड भी जो था इसका वो कितने से डिवाइड हो गया? 2 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है कि वो ये है कि टाइम स्केलिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ अ सिग्नल। टाइम स्केलिंग करने से पीरियोडिसिटी वैनिश नहीं होगी। अगर कोई सिग्नल पहले पीरियोडिक था तो टाइम स्केलिंग करने के बाद भी वो पीरियोडिक रहेगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जो नया टाइम पीरियड होगा आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ फॉर x ऑफ t, इफ t इज इक्वल्स टू t1, देन फॉर x ऑफ अल्फा t, जो टाइम पीरियड t होगा दैट विल बी इक्वल्स टू t1 अपॉन अल्फा। मतलब उसका टाइम पीरियड क्या होगा? उतने ही फैक्टर से स्केल हो जाएगा जितने फैक्टर से आपने टाइम स्केलिंग की थी। तो ये हमारा पहला इफेक्ट है ऑफ स्केलिंग ऑन पीरियड एंड पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ स्केलिंग ऑन एनर्जी ऑफ अ सिग्नल। अगर हम किसी सिग्नल की एनर्जी पर इफेक्ट देखना चाहते हैं टाइम स्केलिंग का, ठीक है, ये कौन से स्केलिंग की हम बात कर रहे हैं? टाइम स्केलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिख रहा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने ले लिया कि कंसीडर एन एनर्जी सिग्नल एग्जिस्टिंग फॉर -4 to 4 with energy signal x of t. Consider an energy signal x of t existing for -t to t, -4 to 4 with energy is equals to, suppose it is 100 joules. If x1 of t is another signal which is equals to x of 5t, then E x1 of t is equals to what? हमारे पास कोई एनर्जी सिग्नल गिवन है, जो कैसा सिग्नल है हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम -4 to 4, और उसके लिए एनर्जी की वैल्यू हमें पता है 100 जूल्स, ठीक है। तो कोई दूसरा सिग्नल है x1 of t जो इस सिग्नल पर 5 टाइम्स स्केलिंग करने से मिल रहा है, तो उसके लिए हमें अगर एनर्जी फाइंड करनी है, हमने एज्यूम कर लिया, हमें नहीं पता कि x of t का शेप कैसा है, ठीक है, लेकिन ये पता है कि x of t हमारा -4 से +4 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये सिग्नल कांस्टेंट है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड हमें नहीं पता, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड हमें क्या शो कर दिया? a शो कर दिया। इस सिग्नल के लिए अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करते, सॉल्यूशन अगर हम देखें, एनर्जी ऑफ x of t, तो एनर्जी की वैल्यू क्या लिखते हैं हम? इंटीग्रेशन फ्रॉम, क्योंकि ये एपीरियोडिक सिग्नल है तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ले लेते, लेकिन ये सिग्नल हमें दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ -4 to 4, तो यहाँ एनर्जी के लिए हम लिमिट्स क्या पुट करेंगे? -4 to 4, उस बीच में सिग्नल कितना है? मैग्नीट्यूड सिग्नल का a, तो a का स्क्वायर dt, ये हमारे सिग्नल की एनर्जी होगी, और इस एनर्जी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 100 जूल्स। लेट ये वैल्यू हमारे पास 100 ये गिवन है, ठीक है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, दैट इज a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t, और उस t में वैल्यू पुट करेंगे 4 और -4 दो लिमिट्स, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 8 इज इक्वल्स टू 100। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ से a की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 100/8 का अंडर रूट। ये हमने फाइंड कर लिया पहली गिवन कंडीशन से कि अगर एनर्जी 100 जूल्स है और एग्जिस्ट कर रहा है सिग्नल -4 to 4, तो उसके लिए जो एम्पलीट्यूड हमने कांस्टेंट ले रखा है, उस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 100/8। अब जो हमारा दूसरा सिग्नल है
अगर हम t के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं x1 ऑफ t विच इज रिलेटेड विद x ऑफ t एज x ऑफ 5t, तो अगर आप 5 से स्केल कर देंगे सिग्नल को, तो दोनों लिमिट्स को अगर आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो अब ये सिग्नल कहाँ से कहाँ तक दिखेगा, फ्रॉम -4/5 टू +4/5। लेकिन हमने देखा था टाइम स्केलिंग का इफेक्ट एम्पलीट्यूड पे नहीं होगा, तो एम्पलीट्यूड अभी भी a है और इस a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी है वैल्यू, √100/8। अब इस सिग्नल के लिए अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी ऑफ x1 ऑफ t इज इक्वल्स टू, अब ये लिमिट्स जहाँ से हम इंटीग्रेशन लेंगे जहाँ तक, वो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है सिग्नल, फ्रॉम -4/5 टू +4/5। इस बीच में a का स्क्वायर, तो मतलब √100/8 का स्क्वायर dt, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर, ये फंक्शन बाहर आ जाएगा 100/8 dt का इंटीग्रेशन t, और उसमें आप लिमिट पुट करेंगे जब, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 4/5 माइनस और माइनस प्लस 4/5, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 100/8 इंटू 8/5, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 20 जूल्स। तो यहाँ से हम अगर कंक्लूजन देखना चाहें तो इफ एनर्जी ऑफ x ऑफ t इज इक्वल्स टू 100 जूल्स था, और अगर एनर्जी हमने x1 ऑफ t अगर हम देखी हमने, जो हमारी क्या है वैल्यू, वेयर x1 ऑफ t इज इक्वल्स टू व्हाट, x ऑफ 5t, तो इसकी एनर्जी कितनी आ रही है, 20 जूल्स। मतलब क्या देख रहे हैं हम, अगर हमने 5 टाइम्स स्केल किया तो एनर्जी भी कितने टाइम्स रिड्यूस हो गई, 5 टाइम्स। तो यहाँ से फिर हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, हमारा कंक्लूजन कि एनर्जी ऑफ x ऑफ t is E, then energy of x of alpha t will be equals to E upon alpha। ठीक है, तो जैसे टाइम पीरियड जितने फैक्टर से आप स्केल करते हैं उतनी ही फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है, वैसे ही एनर्जी सिग्नल की जो होगी वो भी क्या होगी, उतने ही फैक्टर से स्केल्ड हो जाएगी। अब अगर हम अपना थर्ड और लास्ट इफेक्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ टाइम स्केलिंग ऑन पावर ऑफ अ सिग्नल। अगर हमें सिग्नल के पावर पर इफेक्ट देखना है तो इसके लिए फिर से हम एक एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं इसको। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि x ऑफ t इज अ पावर सिग्नल विथ टाइम पीरियड, पावर सिग्नल और पीरियोडिक सिग्नल यहाँ पर होगा, विथ टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू, सपोज हमने ले लिया 10 सेकेंड्स, एंड गिवन पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 100 watts। x1 of t is another signal which is related to x of t as x of, यही रिलेशन ले लेते हैं हम 5t जैसे एनर्जी के लिए लिया था, तो फाइंड p x1 of t। x of t कोई पीरियोडिक सिग्नल है जिसके लिए टाइम पीरियड कितना है, 10 सेकेंड्स। दूसरा, और उसके लिए पावर भी आपको गिवन है 100 watts। दूसरा कोई सिग्नल x1 of t है जो कैसा है, x of 5t, उसके लिए हमें पूछ रहे हैं कि पावर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कोई भी शेप आप एज्यूम कर सकते हैं। सपोज हमने एक ये शेप ले लिया कि ये कोई हमारा पीरियोडिक सिग्नल है x ऑफ t जिसके लिए टाइम पीरियड 10 है। सपोज ऐसा ही हमने ले लिया जैसा अभी हमने शेप लिया था, ये कोई पीरियोडिक सिग्नल हमने ले लिया, टाइम पीरियड 10 है, मतलब अगर ये पॉइंट 0 है तो ये 5 और ये 10 होगा, ये 15 एंड सो ऑन। ऐसे ही नेगेटिव साइड में अगर हम बनाएं इसको तो ये इस टाइप का हमारा सिग्नल होगा, ये वैल्यू -5, ये वैल्यू -10। ये दिख रहा है हमें एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, 10 है। हमें नहीं पता कि ये मैग्नीट्यूड कितना है, तो हमने ये मान लिया ये प्लस है और ये माइनस है। अगर इस सिग्नल के लिए आप पावर लिखते तो पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि t टेंड्स टू हमें पता है वैल्यू t की कितनी है, 10। तो पावर के फॉर्मूले से 1/t, तो 1/10 इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2, मतलब -5 टू +5। देखिए आपको दिख रहा है कि -5 से लेकर 0 तक सिग्नल -a है, लेकिन 0 से +5 तक सिग्नल +a है, मतलब हमें तो अलग अलग इंटीग्रेशन लेना चाहिए।
लेकिन आप इसका जब स्क्वायर्ड करेंगे अंदर तो -a का स्क्वायर भी a स्क्वायर ही आएगा और +a का स्क्वायर भी a स्क्वायर ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ एक ही इंटीग्रल के अंदर लिख लेते हैं -5 to 5 और वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर dt और इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी 100 वॉट। जो इस सिग्नल का पावर है वो हमें बता दिया है कितनी है 100 वॉट। अब इसको फिर से अगर आप कैलकुलेट करते तो a स्क्वायर बाई 10 ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है a स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t लिमिट्स पुट करते फ्रॉम -5 to 5 तो ये वैल्यू आती 10 इज इक्वल्स टू 100। देयरफॉर यहाँ से वैल्यू आपके a की वैल्यू आ जाती √100 दैट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट और 10 एम्पियर जो भी यूनिट्स हैं। तो मतलब आपने a फाइंड कर लिया। अब जो दूसरा सिग्नल है x1 ऑफ t वो t पर 5 टाइम्स स्केलिंग करने से आपको मिलेगा। हमने अभी देखा कि अगर हम किसी पीरियोडिक सिग्नल पर 5 से टाइम स्केलिंग करते हैं तो पीरियोडिसिटी वैनिश नहीं होती, पीरियोडिक अभी भी रहेगा लेकिन जो उसका नया टाइम पीरियड होगा, अब जो फॉर x1 ऑफ t अगर हम देखें तो टाइम पीरियड t डैश की वैल्यू क्या होगी t/5 मतलब 10/5 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 2 सेकेंड्स। अब जो नया पीरियड है उसका वो कितना है 2 सेकेंड्स। तो अब अगर हम इस सिग्नल के लिए पावर लिखते tx1 ऑफ t इसी फॉर्मूले से 1/t तो 1/t की जगह पर 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2। t अगर 2 है तो t/2 कितना होगा -1 से लेकर +1 तक। मैग्नीट्यूड तो पहले जितना था ये वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, a टाइम स्केलिंग का इफेक्ट इस पर नहीं आएगा। तो अभी भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर dt, हमें ये पावर इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। अब यहाँ आप a की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज व्हाट 10। तो ये वैल्यू अगर आपने पुट की 1/2 इंटू a स्क्वायर की जगह पर आपने पुट कर दिया 100 और इंटीग्रेट जब आप करेंगे t को तो dt का इंटीग्रेशन t इसमें लिमिट पुट करनी है -1 to 1। तो ये वैल्यू देखिए क्या आ रही है 1/2 इंटू 100 इंटू 2 और 2 कैंसिल हो गया दैट इज इक्वल्स टू अगेन 100 वॉट। इसका मतलब सिग्नल x ऑफ t के लिए भी पावर 100 वॉट था, सिग्नल x ऑफ 5t के लिए भी पावर कितना है 100 वॉट है। मतलब आप क्या कहेंगे टाइम स्केलिंग हैज नो इफेक्ट ऑन पावर ऑफ अ सिग्नल। टाइम स्केलिंग का कोई भी इफेक्ट सिग्नल के पावर पर नहीं होगा। एनर्जी रिड्यूस हो गई लेकिन पावर रिड्यूस नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भी एनर्जी सिग्नल्स हैं वो एक फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अगर एग्जिस्टेंस इनका हाफ हो गया, अगर जैसे आपने 5 टाइम्स स्केल कर दिया तो एग्जिस्टेंस इनका कम हो गया जहां तक एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इसलिए उसकी एनर्जी कम हो गई। लेकिन अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है, अगर वो पहले -∞ टू +∞ एग्जिस्ट कर रहा था, आपने उस पर 5 से स्केलिंग भी कर दी तो भी वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है -∞ टू +∞। उसके एग्जिस्टेंस के ड्यूरेशन में कोई इफेक्ट नहीं आया, इसलिए उसके लिए पावर की वैल्यू अभी भी कितनी है कांस्टेंट है। तो टाइम स्केलिंग का इफेक्ट एनर्जी पर होगा लेकिन पावर पर नहीं होगा। एक लास्ट करके हम अपना ये टॉपिक एंड करते हैं कि सपोज हमें अगर यहीं देखना है, छोटा सा है, सपोज आपके पास अगर गिवन है कि एनर्जी ऑफ x ऑफ t इज इक्वल्स टू E, देन एनर्जी ऑफ A इंटू एक्स ऑफ t विल बी व्हाट। मतलब अगर कोई सिग्नल ऐसा था, मान लीजिए ये सिग्नल है जिसके लिए पहले वैल्यू थी 4 -2 से लेकर 2 तक, और जो हमारा दूसरा सिग्नल है ये x ऑफ t है, और एक दूसरा सिग्नल है जिसमें एग्जिस्टेंस वहीं से वहीं तक है -2 से 2 तक। लेकिन अब अगर हम इस वैल्यू को लिख रहे हैं 4 इंटू ए, अगर हमने इस वैल्यू में a से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट आएगा? अगर आप एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ x ऑफ t के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर dt। अगर आपने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कांस्टेंट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बस कांस्टेंट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये तो एनर्जी की ही वैल्यू है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी एनर्जी अगर E है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E में जितने कांस्टेंट से आपने इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया है उस कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जो इसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी a स्क्वायर टाइम्स E। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी पर इफेक्ट है स्केलिंग का। टाइम, ये हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग का इफेक्ट देखा हमने, ये हमने टाइम शिफ्टिंग का इफेक्ट देखा।
इसके पहले हम टाइम स्केलिंग, ये टाइम स्केलिंग का इफेक्ट देखा, इसके पहले हम टाइम शिफ्टिंग का भी इफेक्ट देख चुके थे। एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जैसे कोई भी सिग्नल होता है, अगर सिर्फ जैसे हम लिखते हैं किसी भी सिग्नल को, अगर x ऑफ t है, हमने देखा था कि अगर कोई सिग्नल इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है तो उसको आप इवन और ऑड के टर्म्स में लिखते हैं x इवन ऑफ t प्लस x ऑड ऑफ t। हम इवन और ऑड पार्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई सिग्नल इवन है तो उसका ऑड पार्ट 0 आएगा, अगर कोई सिग्नल ऑड है तो उसका इवन पार्ट 0 आएगा। तो कोई भी सिग्नल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं x ऑफ t इज इक्वल्स टू x इवन ऑफ t प्लस x ऑड ऑफ t। तो अगर आपको किसी सिग्नल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप ये करके देखना कि जो एनर्जी होगी x ऑफ t की, एनर्जी x ऑफ t की क्या होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t होल स्क्वायर dt। ये जो वैल्यू है एनर्जी ऑफ x ऑफ t, ये वैल्यू जितनी इवन पार्ट में एनर्जी है और जितनी ऑड पार्ट में एनर्जी है, इन दोनों के सम के बराबर आएगी। मतलब इवन पार्ट की एनर्जी कैसे लिखते हैं आप, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x इवन ऑफ t होल स्क्वायर dt प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑड ऑफ t होल स्क्वायर dt। ये सिंपल कहाँ से आया, ये इसको भी आप चाहें तो एक बार देख ही लीजिए कि जैसे अभी हमने लिखा x ऑफ t इज इक्वल्स टू x इवन ऑफ t प्लस x ऑड ऑफ t। अगर आप इसको स्क्वायर करते, मतलब अगर हम x स्क्वायर ऑफ t फाइंड करना चाहते तो क्या लिखते वैल्यू हम, इधर अगर हम स्क्वायर लगाते तो a स्क्वायर दैट इज x इवन स्क्वायर ऑफ t प्लस x ऑड स्क्वायर ऑफ t प्लस 2 इंटू x इवन ऑफ t इंटू x ऑड ऑफ t। अब अगर हम इस दोनों तरफ अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें अप टू फ्रॉम माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी की वैल्यू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इवन स्क्वायर ऑफ टी डी टी प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑड स्क्वायर ऑफ टी डी टी एंड प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इवन ऑफ टी इंटू एक्स ऑड ऑफ टी डी टी। ये जो पोर्शन है, जो पहला हमने टर्म लिखा है, ये फर्स्ट टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी ऑफ इवन पार्ट ऑफ टी। ये हमारा इवन पार्ट में एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म हमारे ऑड पार्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टर्म की वैल्यू अगर आप देखें, एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन, हमने क्या देखा था, इवन और ऑड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऑड होता है, और अगर आप ऑड फंक्शन को माइनस से प्लस साइड सेम लिमिट के लिए कभी भी इंटीग्रेट करते हैं तो हमेशा वो वैल्यू कितनी मिलती है, 0। तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो इसलिए ये जो ओवरऑल एनर्जी है x की, ई एक्स ऑफ टी, वो क्या लिख सकते हैं आप, एनर्जी ऑफ x ऑफ टी इज इक्वल्स टू एनर्जी इन इवन पार्ट प्लस एनर्जी इन ऑड पार्ट। तो ये आज हमने एनर्जी और पावर सिग्नल्स जो हमने शुरू किया था उस पर हमने कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम्स देखे, इफेक्ट्स ऑफ वेरियस पैरामीटर्स देखे हमने ऑन एनर्जी एंड पावर ऑफ अ सिग्नल। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, अब वहाँ से हम डिस्क्रीट शुरू करेंगे, और जितनी चीज़ें हमने यहाँ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए देखा है, चाहे वो ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स हों या क्लासिफिकेशन हो, पीरियोडिसिटी हो, पीरियड हो, या फिर उसके बाद एनर्जी एंड पावर हो ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, वो सभी चीज़ें हम जैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए लिया हमने, वैसा ही हम बिल्कुल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए लेंगे। और इसके बाद फिर कॉन्वोल्यूशन करके यहाँ पर हमारा ये पहला मॉड्यूल एंड हो जाएगा। तो अब 3 to 4 लेक्चर्स हमें और चाहिए, जिसके बाद हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसको करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास और जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे, अगर कुछ छोटे क्वेश्चंस होंगे तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उनको आंसर्स कर सकूँ, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए गेट चैनल को, गेट एकेडमी प्लस को, और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।